नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीतापुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाली है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे सीएम योगी। अब तक प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो रोज ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीतापुर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं, और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जो इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। और सीतापुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। किस तरह वहां पर स्थिति है, इसके साथ ही किस तरह जनजीवन व्यतीत हो रहा है और क्या क्या व्यवस्थाएं अधिकारियों की तरफ से की जा रही हैं, इसके साथ ही राहत सामग्री भी वितरण करेंगे। तो देखिए, जिन इलाकों में सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं, जो इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं, उन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ वहां पर मौजूद जनजीवन से बातचीत भी करते हैं। आपको बता दें कि राहत सामग्री भी बांटते हैं और उनसे उनकी समस्याओं को खुद जानते हैं और किस तरह अधिकारी उनकी मदद कर रहे हैं, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो लगातार कई करोड़ों की जो लगातार राहत सामग्री दी जा रही है, क्या वाकई जनता तक वो सामग्री पहुंच रही है? जो लोग इस बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित हैं, जिनके घर डूब गए हैं या फिर जिस तरह से उन्हें घर छोड़कर कहीं और जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, उनको क्या कुछ व्यवस्थाएं दी जाए, किस तरह से उन्हें दुरुस्त इंतजाम दिए जाए, इसकी भी कोशिश लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और लगातार डीएम हो या फिर तमाम वहां के जनप्रतिनिधि हो, उनको भी कह रहे हैं कि आप मौके पर पहुंचिए, उन इलाकों में पहुंचिए जहां पर इलाके बाढ़ की चपेट में है, और जनता से सीधा संपर्क रखिए। कोई भी जनहानि होती है या किसी भी तरह से कोई अपना घर इस पूरे बाढ़ क्षेत्र में खो देता है, तो उसे किस तरह मदद करनी है, तुरंत आर्थिक सहायता दीजिए। इन तमाम तरह के निर्देश लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, तो वहीं हिमांशु हमारे साथ सीतापुर से संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, जो कि सीतापुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सबसे पहले अभी इस वक्त सीतापुर के क्षेत्रों की स्थिति क्या है? कितना इलाका बाढ़ से ग्रसित है, कितना इलाका अभी बाढ़ क्षेत्र में प्रभावित है? अगर सीतापुर के ग्रामीण इलाकों में तो लगभग 3.5 लाख क्यूसेक से अधिक घाघरा में पानी है और 2.5 लाख क्यूसेक से अधिक शारदा में पानी है। तो कुल मिला के वो सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग अपने घरों को गांवों से छोड़ चुके हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं जो कि टापू बन चुके हैं और स्थितियां ये हैं कि लोगों को अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ सड़कों पे अपना जीवन बिताना पड़ रहा है। बात करें अगर सीतापुर के बिस्वा तहसील से जो रास्ता बहराइच जनपद को जोड़ता है, जिसपे एक चहलारी घाट पुल काफी बड़े बड़े स्तर पे बना है, उससे पहले बताया जा रहा है कि सड़कों के किनारे लोग ठेलों पे और रिक्शों पर अपने परिवार को लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। उसी पर खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन जिस तरीके की तैयारियां प्रशासन को बाढ़ के पहले करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। और यहाँ पे एक चीज ये भी मानी जा सकती है, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और अमूमन कमोबेश इस मौसम, इस समय बरसात नहीं होती है, तो प्रशासन भी इस बार उतना अलर्ट नहीं था जितना उसको होना चाहिए था, क्योंकि वो मान बैठा था कि बरसात अब जा चुकी है और पानी अब नहीं आएगा। लेकिन जिस तरीके से अचानक बरसात हुई, पहाड़ों से पानी छोड़ा गया, बनबसा से पानी छोड़ा गया, तो वो पानी जब नीचे उतरता है तो पीलीभीत, लखीमपुर और उसके बाद सीतापुर को प्रभावित करता है। जी बिल्कुल हिमांशु, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिन जिन क्षेत्रों में अभी भी बाढ़ जैसे स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इसका सर्वेक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे और समझने की स्थिति की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार अश्विनी भी बने हुए हैं। अश्विनी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ सीतापुर पहुंच रहे हैं, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि काफी दिनों से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ किसी न किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां का निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो विकास योजना हो, फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो, हर इलाके का जायजा ले रहे हैं। किस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में स्थिति है? अश्विनी।
देखा कि इससे पहले मुख्यमंत्री लगातार जो है 5 जिलों का इससे पहले भी मंत्री कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, जैसे पूर्वांचल के तमाम जिले गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, तमाम जिले के साथ मिलते हैं। अब सीतापुर आज जा रहे हैं और वहां पर बाकायदा देखेंगे आखिर की व्यवस्थाएं क्या है, क्या अधिकारी हैं उन्होंने क्या व्यवस्थाएं की हैं, साथ ही साथ जो सरकार चाह रही है, जो मंशा है उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दिया था कि जिन जिलों में बाढ़ की स्थिति बन रही है वहां पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर ली जाए, बेहतर कर ली जाए, वहां के लोगों को रहने, खाने, साथ ही दवाइयाँ, तमाम व्यवस्थाएं कर ली जाएँ, जो बाढ़ चौकियाँ हैं वो बना ली जाएँ। इसके अलावा जहाँ पर भी अगर टोल फ्री नंबर जारी जो हुए हैं, ऊपर शिकायत आती है, कहीं कोई सहायता मांगता है तो तत्काल प्रभाव से वह सहायता दी जाए। निश्चित तौर पर अब स्थलीय निरीक्षण करेंगे वहां पर कि आखिर वाकई में स्थिति क्या है और जो अधिकारी हैं उन्होंने कितना बेहतर काम किया या नहीं किया। कहीं ना कहीं आज अधिकारियों के लिए सरदर्द वाला दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री जाएंगे तो पूरी समीक्षा करेंगे कि आखिर अधिकारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कागजों पर तो सारा काम पूरा बेहतर ढंग से हो रहा है, लेकिन जमीन पर क्या है, इस सब चीजों का मुख्यमंत्री आज जायजा लेंगे। जी बिल्कुल अश्विनी, जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। हिमांशु, कितने बजे सीएम योगी आदित्यनाथ सीतापुर पहुंचेंगे, किन किन इलाकों में जाएंगे, इसके साथ ही साथ क्या राहत सामग्री भी वहां पर जनता को वितरित करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे? देखिए, सीएम योगी का जो प्रोग्राम है लगभग 11 बजे का बताया जा रहा है। प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। हर उस इलाके में अधिकारियों को तैनात किया गया है जो कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी का जो आज दौरा है वो सिर्फ राहत सामग्री पहुंचाने तक नहीं होना चाहिए। जैसा कि जो पब्लिक वहां पे परेशान है, जो लोग हर साल वो त्रासदी का दंश झेलते हैं, ऐसे में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और माना जा रहा है कि जो कि सख्त तेवर रखते हैं योगी सीएम आदित्यनाथ, तो सीतापुर में वो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सीतापुर से लगा के लखनऊ तक के उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जिनकी वजह से लोगों को पलायन पे मजबूर होना पड़ता है। और ये स्थिति हर वर्ष रहती है। खास बात यही है कि जो हर वर्ष स्थिति रहती है उसमें कोई क्यों बदलाव नहीं हो रहा है। और जो कि राहत सामग्री की अगर मैं बात करूं तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से वो सारी व्यवस्था को पैक करके रखेगा, जिसमें तमाम तरीके के भोजन और कपड़े की व्यवस्था होगी। लेकिन रहने का इंतजाम प्रशासन अभी तक नहीं करवा पाया है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे। बिल्कुल हिमांशु, देखिए आज इंतज़ाम की जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, हिमांशु आपसे समझना चाहेंगे, देखिए लगातार जब बाढ़ से पहले ही तमाम बैठकों करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे और वो पहले ही निर्देश दे चुके थे कि अगर ऐसे इलाके जो बाढ़ प्रभावित हैं इस बार उनके इंतज़ाम बेहद दुरुस्त होने चाहिए, किसी भी तरह की कोई लापरवाही अधिकारियों की तरफ से नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से पहले तस्वीर आती थी, अब इस बार ऐसी तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। पहले से ही उन इलाकों में जाकर आप जांचिए, समझिए और तमाम जो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती हैं उन व्यवस्थाओं को कीजिए। देखिए, बैठकों का दौर तो हर वर्ष की भांति इस साल भी हुआ। सीतापुर में अधिकारियों ने बैठक की, लोकल जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया, वो तमाम तैयारियां फाइलों पर करी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो बैठकें हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हुई, लेकिन वो स्थितियां जमीन पे क्यों नहीं दिखाई दी? आखिर ऐसी क्या वजह है कि बाढ़ को पूरी तरीके से प्रशासन नजरअंदाज करता है और सिर्फ मुख्यमंत्रियों के आदेश, चाहे वो इससे पहले सीएम अखिलेश यादव रहे हो या उससे पहले मायावती रही हो, लेकिन सीतापुर, लखीमपुर, उन तमाम इलाकों में बाढ़ की स्थिति को सुधारा क्यों नहीं जा सका? अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि अधिकारियों में और विभागों के बीच बाढ़ की स्थिति को एक सहालक के रूप में देखा जाता है। ये हालांकि हास्यास्पद बात हो सकती है, लेकिन इससे गंभीर चिंतन की आवश्यकता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों मानी जाती है कि बाढ़ आने से पहले अधिकारी खासा खुश मिजाज स्थिति में नजर आते हैं, क्योंकि तो एक बड़े पैमाने पे बजट आता है और उसका ऑडिट नहीं होता। तो कुल मिला के अगर ये सरकार योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर बेहद संजीदगी से कुछ नए स्तर पे फैसले ले लें तो शायद आने वाले समय में लोगों को काफी राहत मिले। बिल्कुल हिमांशु, हमारे साथ अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जिस तरह से हिमांशु जिक्र भी कर रहे थे, देखिए जब बाढ़ आती है उससे पहले भी करोड़ों का फंड जारी किया जाता है ताकि आप सही दुरुस्त व्यवस्थाएं कर सके और उस दौरान जो इलाके प्रभावित होते हैं उनको वक्त वक्त पर तमाम सुविधाएं दे सके। और इसको लेकर देखिए इस बार भी सीएम योगी ने सख्त लहजे में निर्देश दिया था कि जो इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं आप वहां पर पहले ही जाइए, तमाम तरह की दुरुस्त व्यवस्थाएं कीजिए, जो इंतजाम हो सकते हैं वो कीजिए। लेकिन इन
सब के बावजूद जिस तरह से हिमांशु सीतापुर की स्थिति बता रहे हैं, इससे इतर है। बिल्कुल कहीं पर भी कोई भी इस तरह की घटना होती है या फिर इस तरह का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है तो उसको लेकर के बाकायदा एक फंड होता है जो सरकार की ओर से जारी किया जाता है। सरकार की ओर से फंड जारी किया जाता है, अधिकारियों तक पहुंचता भी है, जिले पे तक पहुंचता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका वंडरबार उसके बाद शुरू होता है क्योंकि व्यवस्थाएं जो होती हैं वो आप जब स्थलीय निरीक्षण करेंगे, वहां पर पहुंचेंगे, तब सही सब समझ में आता है कि कितनी व्यवस्थाएं जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी है उन्होंने की है। इससे पहले भी तमाम तस्वीरें आ चुकी हैं जिसमें देखा जा रहा है कि लोग को सड़ा खाना दिया जा रहा है, वो लोग वापस फेंक रहे हैं। अब सोचिए इस तरह की व्यवस्थाएं होंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या एक तो उनको कुदरत ने मार दी, ऊपर से अगर सरकारी जो अमला है वो भी मार देगा तो कैसे आदमी जीवित रहेगा? निश्चित तौर पर आज उन्हीं चीजों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं और ऐसे में अगर अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचती कानों तक तो निश्चित तौर पर कार्रवाइयों का दौर भी शुरू होगा। जी ठीक है हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। और अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मतदान आज होना है। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच ये मुकाबला होगा। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया होगी। अध्यक्ष पद के लिए मतदान आज है तो 19 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। तो कांग्रेस ने मतदान से पहले एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। बॉक्स में सिर्फ राइट टिक करने की एडवाइजरी है। बॉक्स में कोई और सिंबल डालने पर वो वोट रद्द कर दिया जाएगा। तो 22 साल बाद ये चुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें 22 साल बाद कोई गैर कांग्रेसी दो ऐसे उम्मीदवार हैं जो आमने सामने खड़े हुए हैं, वरना हर बार गांधी परिवार से ही कोई ना कोई चुना जाता है। और देखिए इसके बाद कहीं ना कहीं आज सबकी नजर है कि आखिर कांग्रेस में इतना बड़ा बदलाव। 9000 से ज्यादा प्रतिनिधि वोट करेंगे। तो प्रतिनिधि टिक चिन्ह के साथ वोट करेंगे। 65 मतदान केंद्रों पर बनाए गए हैं। तो केरल में शशि थरूर डालेंगे वोट, तो वहीं कर्नाटक के बेल्लारी में वोट करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस मुख्यालय में बना है स्ट्रांग रूम। तो चुनावी नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। 9000 से ज्यादा प्रतिनिधि वोट करेंगे। आपको बता दें 9800 माना जा रहा है कि प्रतिनिधि हैं जो वोट करेंगे। दूसरा चुनाव साल 1950 में हुआ था। तो कब कब चुनाव हुआ वो भी आपको बता रहे हैं। तीसरा चुनाव 1977 में हुआ। चौथा चुनाव साल 1997 में हुआ। पांचवा चुनाव साल 2000 में हुआ। तो कब कब हुआ अध्यक्ष पद का चुनाव? तो छठा चुनाव आज होने जा रहा है। तो पहला चुनाव आपको साल 1939 में किया गया। तो दूसरा चुनाव 1950 में। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको तमाम वो चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। तो कब कब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, कितने प्रतिनिधि इसमें आज वोट डालेंगे, ये तमाम चीजें ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि आज ये छठा चुनाव होने जा रहा है। और लगातार हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं जो हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अश्विनी, आज बेहद खास दिन है, बेहद अहम दिन है और खासकर कांग्रेस के लिए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं एक नए अध्यक्ष पद के चुनाव की पहली प्रक्रिया आज हो जाएगी। मतदान हो जाएगा, उसके बाद इंतजार मतगणना की होगी। देखिए समय भी निर्धारित हो गया है, 10 से 4 बजे तक का वो समय होगा जब 9800 प्रतिनिधि ऐसे होंगे जो इसमें वोट डालते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ तमाम और जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, आज कांग्रेस के लिए एक बड़ा बदलाव का दिन है और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो कहा जाता था गांधी परिवार से इतर नहीं जा पा रही है, आज वो शायद कुछ नया होने वाला। इस समय हम कांग्रेस प्रदेश कार्यालय है जो लखनऊ में स्थित, वहां पर मौजूद हैं। बाकायदा पूरी तैयारी हो चुकी है। ये कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ पर बाकायदा ताला डाला गया कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति जो होगा, जो वोटर नहीं है, उसका प्रवेश अंदर नहीं होगा। बाकायदा गाइडलाइन लिखी गई है कि आखिर कैसे वोट पड़ना, कौन कौन लोग एंट्री करेंगे। बाकी मतदान का समय लिखा गया है, कौन सा आधार आपके पास वो आईडी कार्ड होना चाहिए, प्रत्याशी को कैसे वोट करना है। इसके अलावा जो सख्त नियम भी है कि मोबाइल फोन लेकर के कोई अंदर नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक नया अध्याय शुरू करेगी आज से कि जो लोकतंत्र को लेकर के सवाल उठते कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े करती कि आखिर लोकतंत्र कहाँ। निश्चित तौर पर आज वही एक मुहिम एक तरीके से एक छाप छोड़ेगी
कांग्रेस कहीं ना कहीं गांधी परिवार से इतर जो कोई अध्यक्ष होगा, लमसम 2 दशक हो गए, 2 दशक के बाद कोई नया अध्यक्ष आज मिलेगा। निश्चित तौर पर ऐसे में जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो उनका लगातार पहुंचना शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर बाद यहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पर 1247 वोटर्स यूपी के हैं जो वोट डालेंगे। कुल 9000 वोटर्स हैं। लखनऊ में 6 बूथ बनाए गए, 6 बूथों पर वोटिंग होगी। अलग अलग सबको रखा गया है, बाकायदा जैसे एक आम चुनाव होता है उस तरीके से चुनाव हो रहा है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका वोट नहीं है, वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो अंदर प्रवेश उसको नहीं मिलना। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बदलाव की ओर कांग्रेस बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सवाल खड़े होते थे कि आखिर कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं, गांधी परिवार से बाहर नहीं जा पा रही, लेकिन इन सब चीजों को आज कांग्रेस तोड़ेगी और नया अध्याय आज से कांग्रेस शुरू करेगी। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, चूंकि 1 घंटे बाद ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 बजे का वो वक्त होगा जब वोट डालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, क्या वहां पर जो आ रहे हैं सदस्य, उनसे बातचीत हो पाई है अश्विनी कि किस तरह से क्या माहौल है, किस सोच के साथ वो इस वोट को डालने जाएंगे? बिल्कुल तमाम सदस्यों से हमने बात करना चाहा, लेकिन उन सब ने मना किया कि अभी कुछ नहीं बोलने, ऊपर से गाइडलाइन है कि कोई कुछ बोलेगा नहीं। हालांकि सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं प्रमोद पांडे, उनसे बातचीत की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि लोकतंत्र जो है कांग्रेस के अंदर जिंदा है, बाकी जो अन्य पार्टियां हैं वो अपने गिरबान में झांके, क्योंकि वहां पर किस तरह से चुनाव होता है सबको पता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो ऊपर से दबाव भी है जो वोटर्स हैं कि कहीं किसी को बोलना नहीं अभी है। निश्चित तौर पर जो वोटर्स हैं जो वोट करेंगे उनका आना लगातार शुरू हो चुका है, और अब से कुछ देर बाद वोटिंग की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल अश्विनी, इसके साथ ही देखिए कुछ वक्त पहले जहां मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हुए थे, शशि थरूर भी लखनऊ पहुंचे हुए थे और तमाम उन सदस्यों से बातचीत करने की कोशिश की, अपने पक्ष में वोट डालने के लिए अपील भी की और इसके साथ तमाम बैठकें भी की। क्या माहौल देखने को मिल रहा है अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए? बिल्कुल उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा ज्यादा वोटर वाला प्रदेश है। ये तस्वीरें देखिए, सभी लोग लगभग कार्यकर्ता हैं और उसमें से कई लोग वोट भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जो तमाम वोटर्स हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रमोद जी, क्या प्रक्रिया पूरी वोटिंग की है? एक भी बता दिया था। अच्छा, देखिए 10 बजे से 4 बजे तक आज पोलिंग होनी है और दोनों प्रत्याशियों के, आदरणीय खड़गे साहब और थरूर साहब के पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनके आ चुके हैं। हर बूथ पे एक एक पोलिंग एजेंट्स उनके भी बैठेंगे और एक जो चुनाव प्राधिकरण का सदस्य होगा या उनका जो तरफ से जो नामित होगा वो बैठेगा। 6 बूथ हम लोग के बनाए गए हैं, 1247 वोटर हैं हमारे और लगभग 200 सेग्रीगेट किए गए हैं। 6 बूथ पर वो करेंगे और सबको पहले कार्ड इशू किए गए हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में। वह कार्ड दिखाकर ही अंदर जाएंगे, वोटर लिस्ट चेक होती है और उनको वोट देंगे, उसके बाद वो बाहर चले जाएंगे। यही सीधी सी प्रक्रिया जो सामान्य चुनाव में होता है वो यहाँ पर हम लोगों ने अपनाई है और पूरी पारदर्शिता के साथ बैलेट है। बैलेट के खोला जाएगा दोनों एजेंट्स के बीच में, दोनों प्रत्याशियों के, और बैलेट को शाम को 5-4 बजे सील भी किया जाएगा दोनों प्रत्याशियों के एजेंट्स के सामने। यही हमारी समूची प्रक्रिया है। बिल्कुल एक तरीके से जो आम चुनाव होता है, जिस तरीके से आम चुनाव में जो कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे वोटिंग का तरीका होता है, पूरी उसी तरह प्रक्रिया को अपनाया गया है। जो वोटर्स अधिकृत हैं उनको प्रवेश मिलेगा, कार्ड होना जरूरी है। जो कांग्रेस की ओर से कार्ड जारी किए गए कार्ड उनका होना जरूरी है। आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, इन सब तमाम चीजों को जांच के बाद ही जो वोटर होगा उसको अंदर प्रवेश मिलेगा। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए कितना अहम हो जाता है ये दिन और ये चुनाव भी, क्योंकि आज तक जितने भी कार्यकर्ता हो या फिर सदस्य हो, उन्होंने अपने जो जो प्रतिनिधि के तौर पर, एक किंग के तौर पर, एक पार्टी अध्यक्ष के तौर पर गांधी परिवार से किसी ना किसी को देखा है और इसके बाद अब इस तरह से एक गांधी परिवार से हटकर एक अलग अध्यक्ष को चुनना, पार्टी का एक अधिकारी चुनना, इस तरह से तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी तमाम सवाल होंगे, तमाम जवाब होंगे और कई तरह की शंका भी होगी, आशंका भी होगी।
बिल्कुल जो अभी तक सवाल उठते थे कि गांधी परिवार से इतर नहीं जा पा रही पार्टी, कहीं ना कहीं अब उन लोगों को जवाब दिया जा रहा है कि कांग्रेस में भी पूरा लोकतंत्र है और चुनावी जो प्रक्रिया वाकई में काबिल तारीफ है कि जिस तरह से चुनाव हो रहा है, जिस तरह से उसकी प्रक्रिया हो रही है कि कोई भी यहाँ के तमाम बड़े लीडर जिनको हम जानते हैं वो आ रहे थे लेकिन प्रवेश नहीं मिला। पहले उनका बाकायदा ID कार्ड चेक किया गया, उसके बाद इनको प्रवेश मिला। गाड़ियां जहां खड़ी होनी है वहीं खड़े, किसी की गाड़ी जो है अंदर प्रवेश नहीं करे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों को जगी है कि अगर कोई नया अपनी काबिलियत के दम पर आएगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में तो बड़े बदलाव भी कर पाएगा और इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और दूसरी ओर जो राहुल गांधी है उनको अब कहीं ना कहीं समय मिल पाएगा पार्टी के लिए, क्योंकि अध्यक्ष रहते हुए उनकी तमाम अन्य जिम्मेदारियां थी, उनको ही निभाते समय निकल जाता। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बड़ी यात्रा वो कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, कहीं ना कहीं इस समय साउथ के क्षेत्र में है और वहां उनके साथ जनसैलाब भी दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर वो फ्री रहेंगे तो ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, ऐसा पार्टी कार्यकर्ताओं का भी मानना है और राहुल गांधी का भी शायद मानना होगा। निश्चित तौर पे अब से कुछ देर में पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या कुछ रहेगा, कैसे रहेगा, ये कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये 19 तारीख को पूरा डिक्लेयर हो जाएगा। जी बिल्कुल, 19 तारीख को ये तय होगा कि आखिर इस चुनाव का विजेता कौन है और कांग्रेस का किंग कौन बनेगा। इसके साथ ही अश्विनी, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी लखनऊ पहुंचे हुए थे और इसके साथ ही शशि थरूर भी पहुंचे हुए थे और तमाम वहां पर जो सदस्य हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में वोट डालने वाले हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और अपने पक्ष में वोट डालने के लिए तमाम अपीलें भी की, बैठकें भी की। किस तरह से आप जिक्र भी कर रहे थे कि सबसे ज्यादा यहाँ पर सदस्य हैं जो वोट डालेंगे, क्या माहौल उत्तर प्रदेश में है इसको लेकर? बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं, जो वोटर्स हैं वो उत्साहित है कि कुछ नया अपनाया गया कांग्रेस की ओर से, नया प्रयोग किया गया। जो लोग दोनों लोग कैंडिडेट्स हैं वो पुराने कांग्रेसी हैं, लंबे समय तक कांग्रेस में रह चुके, मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में संगठन से लेकर के सरकार चलाने तक का अनुभव उन लोगों के पास में। तो ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा और कोई भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। आज मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी सीबीआई। आबकारी नीति घोटाले में सुबह 11 बजे से ये पूछताछ होगी। तो राजघाट जा रहे हैं मनीष सिसोदिया के घर के आसपास धारा 144 लागू की गई है। आप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए सिसोदिया को समन भेजा है। तो एक बार फिर से आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया घिरते हुए और उनसे पूछताछ करते हुए सीबीआई नजर आएगा। देखिए, सीबीआई लगातार एक के बाद एक समन भेजना हुआ या फिर तमाम जांच पड़ताल करना हुआ लगातार सीबीआई कर रही है और एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को समन सीबीआई ने भेजा है। तो 11 बजे से ये पूछताछ शुरू होगी। पूछताछ से पहले राजघाट जा रहे हैं मनीष सिसोदिया। तो वहीं उनके घर के आसपास धारा 144 लागू की गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जो प्रदर्शन को लेकर बात का जिक्र किया जा रहा था वो ना हो, इसको देखते हुए पहले से ही धारा 144 लगा दी गई है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। तो आज मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी सीबीआई। तो आबकारी नीति घोटाले में सुबह 11 बजे से ये पूछताछ होनी है। पूछताछ से पहले राजघाट जा रहे हैं मनीष सिसोदिया। तो वहीं उनके घर के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। आपको बता दें कि पहले ये कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया को छोड़ने लगातार आपके कार्यकर्ता भी उनके साथ जाएंगे। तो वहीं सीबीआई की पूछताछ से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मेरे खिलाफ पूरी तरह से फर्जी केस बनाकर इनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है। मुझे आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था। ये लोग गुजरात बुरी तरह से हार रहे हैं। इनका मकसद मुझे गुजरात चुनाव प्रचार में जाने से रोकना है। तो ये ट्वीट किया है और सीधा निशाना बीजेपी पर है। और अब बात करेंगे आगरा की, जहां व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करने का मामला। ताजमहल में 500 मीटर के दायरे में गतिविधियों को बंद करने का मामला सीएम योगी ने कमिश्नर से मांगी है रिपोर्ट। एडीए ने व्यवसायिक गतिविधियों को 17 अक्टूबर तक बंद करने का दिया था अल्टीमेटम। तो ताजमहल संघर्ष समिति ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी। पुनर्विचार याचिका में आगरा विकास प्राधिकरण भी रखेगा अपना पक्ष। तो सीएम योगी ने कमिश्नर से अपनी रिपोर्ट भी मांगी है।
तो एडीए ने व्यावसायिक गतिविधियों को 17 अक्टूबर तक बंद करने का अल्टीमेटम दिया था। तो ताजमहल संघर्ष समिति ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी। तो पुनर्विचार याचिका में आगरा विकास प्राधिकरण भी अपना पक्ष रखेगा। तो व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने का मामला, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की गई है। तो ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में गतिविधियों को बंद करने का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो वही सीएम योगी ने कमिश्नर से रिपोर्ट भी मांगी है। तो एटीए ने व्यावसायिक गतिविधियों को 17 अक्टूबर तक बंद करने का अल्टीमेटम दिया था। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां सीएम योगी ने सड़क हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने मृतक की दिवंगत आत्मा को शांति की प्रार्थना की। बुलंदशहर अनूप शहर हाईवे पर 2 गाड़ियों की हुई टक्कर, सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, दर्जनों घायल हुए हैं। तो सीएम ने मृतक की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए तो दुख प्रकट किया। बुलंदशहर में ये सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, तो दर्जनों घायल हो गए। तो सीएम योगी ने सड़क हादसे पर दुख जताया है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने ये ट्वीट किया है। सीएम ऑफिस से ये ट्वीट, जहां मुख्यमंत्री जी ने घायलों पर जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री जी के दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संपन्न परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये ट्वीट सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल से किया गया है। तो सड़क हादसे पर दुख जताया, तो मृतक की दिवंगत आत्मा को शांति की प्रार्थना की। तो ऑफिशियल ये ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। बुलंदशहर अनूप शहर हाईवे पर 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई, सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से सड़क हादसों को कम किया जाए, इसके लिए भी लगातार दिशा निर्देश अधिकारियों को देते आ रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से एक के बाद एक हादसे हो रहे थे, उसको देखते हुए तमाम तरह के निर्देश की सड़कों पर गड्ढे नहीं होने चाहिए और हर तरह की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।